हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम +2 क्लास की केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका आज डे 2 है। और डे 2 के इस सफ़र में हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत कम ही बोर्ड एग्ज़ाम देखे जाते हैं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है और आने के चांसेस 99% रहते हैं। सुनिए, आज के टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, आ जाओ तुम भी। फैराडेज लॉ। फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट पे, कल हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट पे याद करो, कल जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, मैं एक बार उसका डायग्राम दोबारा बना रही हूँ, मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा रफली। इस डायग्राम को बनाते हुए अपन ने ये काम किया था, ठीक है। जान करके इसी मार्कर से बना रही हूँ ताकि थोड़ा मोटा बने। और यहाँ पे अपन ने NaCl को तोड़ा था, NaCl, और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये सारे इधर हुए थे। मूव ऑन, याद है सारा, ये कल किया था। Cl नेगेटिव वाले इधर चले गए थे, ठीक है। कैटायंस मूव टूवर्ड कैथोड की तरफ हुए थे, एनायन एनोड की तरफ मूव हुए थे। ये कल वाला टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैराडेज लॉ। फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 लॉ दिए थे, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से याद करो, कल जब आपा ने किया था तो उसके अंदर एक चीज़ करी थी कि एक रोड पतली हो जाती है, एक रोड मोटी हो जाती है। ये वाली रोड क्या हो गई थी आपकी? पतली हो गई थी, जबकि ये वाली रोड क्या हो गई थी आपकी? थिक हो गई थी। एक रोड थिन हो जाती है, एक रोड क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। जिसको ये चीज़ पता ना लगे वो एक दिन पहले का लेक्चर एक बार देख लेना, ठीक है जी। तो एक रोड पतली हो जाती है, एक रोड मोटी हो जाती है। अब इसी पतले और मोटे के अकॉर्डिंग फैराडे ने एक बात कही। फैराडे ने बोला, जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट आपने किया है ना, इसके अंदर ये जो एक रोड पतली हो गई, एक रोड मोटी हो गई, मतलब एक रोड थिन हुई, एक रोड थिक हुई। अब इस रोड का वेट कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ होगा। मोटे या पतले होने से उसका वेट तो बढ़ता या घटता है, ठीक है। हम मोटे हो जाए हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम पतले हो जाए हमारा वेट घट जाएगा। तो कहता है जितना वेट इसका घटा या बढ़ा है, यही बात यहाँ पे कही, द वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? डिपॉजिट, या तो वो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, एक्स्ट्रा चर्बी, ठीक है, और या उसमें से बाहर निकला है, लिबरेटेड। या तो वो डिपॉजिट हुआ है या वो लिबरेट हुआ है। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज, ये स्टेटमेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अमाउंट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप कह दो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। जितना करंट आप सप्लाई कर रहे हो ना ये बैटरी में, उसी के क्या आ जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब W वेट के लिए मैंने क्या कह दिया? W, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, ठीक है। तो आप यहाँ से W का साइन हटाओगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? Z Q। अब ये Z क्या है? Z इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कांस्टेंट। इस Z को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल का इक्विवेलेंट कांस्टेंट। डन। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब इस Z की क्या खास बात है? Z क्या होता है? Z होता है, एक मिनट, Z था आपका इक्विवेलेंट मास बाय में F। ये F क्या है? F की वैल्यू फिक्स होती है 96500, फैराडे का कांस्टेंट 96500। अब आपको पता है Q, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T होता है। I यहाँ पे क्या है? करंट है, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर में इसको मेज़र करते हो। T क्या है? टाइम की यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड,
ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हमने लगाई। W इज इक्वल्स टू जेड, क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू ZIT, ये बन गया जी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, W इज इक्वल्स टू ZIT। डन, कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप I को कह दो 1 एम्पियर और टाइम को कह दो 1 सेकेंड, कंडीशन अप्लाई। दोबारा देखो, I को क्या कह दिया मैंने, 1 एम्पियर, टाइम को कितना कह दिया, 1 सेकेंड, तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, W के, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कांस्टेंट। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट में बी इक्वल टू वेट, में बी इक्वल टू वेट, कब, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर is passes through 1 second, when current of 1 ampere passes through 1 second, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास हो रहा होगा उस टाइम पे इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल का कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना वेट डिपॉजिट हो रहा था या जितना वेट लिबरेट हो रहा था। कोई डाउट, समझ आ गया? ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये पूछता है। कर दूं ये रब, ठीक है? देखो जी, एक बार फटाफट से नोट्स में से इसको पढ़ भी डालो, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है तो फटाफट से यू कैन आस्क। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है फैराडे। फैराडे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, हाउ मैनी कूलम, स्पेलिंग पे मत जाना, हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड फॉर Al3 पॉजिटिव से Al, मान लो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना कूलम चार्ज लगेगा। एक तो ये फॉर्म है, दूसरी भी अभी टाइप बताऊंगी। तो इस टाइप में n आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने दिख रहे हैं, n 3, Q एक ये फॉर्मूला नया है, Q इज इक्वल्स टू NF। जब भी आपसे पूछे ना Q मतलब कूलम ऑफ चार्ज, जब भी इस फॉर्म के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो Q इज इक्वल्स टू NF का फॉर्मूला लगेगा। Q NF किस फॉर्म के अंदर होता है, ये कॉलम C, कॉलम के अंदर। तो जब आपसे Q पूछा जाए, Q किस में, कूलम के अंदर, हाउ मैनी कूलम, ये वर्ड कहीं भी देखने को मिले तो Q इज इक्वल्स टू NF, आंख बंद करके लगा देना, लगेगा ही लगेगा, ठीक है? Q इज इक्वल्स टू NF, N यहाँ पे कितना आ गया 3, तो Q कितना आ गया 3F। चाहे आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हो या आपका मन करे और अच्छा करने का, 96500, दैट इज द आंसर, कूलम। समझ गए? ये नोट्स में नोट कर लेना। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे MnO4 नेगेटिव से लेके Mn2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव से लेके Mn2 पॉजिटिव तक। क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, जब भी ये लाइन देखने को मिले ना, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज देखते ही हमारे दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक करना चाहिए Q इज इक्वल्स टू NF, आएगा ही आएगा, आएगा। ठीक है, तो अब आपको काम क्या है, यहाँ पे N डिस्कवर करना। सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज बता दो। इसके ऊपर चार्ज आप कैसे निकालते थे, इसका नहीं पता ना, नहीं पता, इसका x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 इंटू -2, ऊपर क्या चार्ज है -1, x कितना आ गया +7, करके देख लेना। +7 से, अब यहाँ +7 है, +7 से +2 पे जा रहे हो, n कितना हो रहा है 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है 5 का, तो Q इज इक्वल्स टू 5F इज़ द आंसर, कूलम। अब इसको चाहे आप सॉल्व कर सकते हो, 5 इंटू में 965,000 कूलम। डन। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा इससे आसान है, कर दूँ ये रब। दूसरी टाइप न्यूमेरिकल की कैसी देखी जाती है, इसको देख लेना। दूसरी टाइप न्यूमेरिकल की देखी जाती है, डायरेक्ट पूछा हो, कैलकुलेट द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और liberated when 2 ग्राम ऑफ NaOH, 2 ग्राम ऑफ NaCl कर देते हैं, 2 ग्राम ऑफ NaCl
is electrolyzed for 2 seconds and 5 ampere current is passed। समझ गए मेरी बात? सब कुछ दे दिया। पूछा क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ सब्सटेंस। W आपसे पूछ लिया। W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, Z तक पहुंचना है आपने। Z क्या है? इक्विवेलेंट मास बाय में F। इक्विवेलेंट मास याद करो, मेरी किसी ना किसी क्लास में मैंने जरूर बताया है नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट में। इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर मास बाय में X फैक्टर। जिसको नहीं याद हो तो मेरी नॉर्मेलिटी वाली क्लास देख लेना, याद है? मोलिकुलर मास बाय में X फैक्टर। ठीक है, I कितना है यहाँ पे? 5 एम्पियर। T कितना है? 2। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलिकुलर मास बाय में X फैक्टर और 96500 5 × 2। ठीक है, मोलिकुलर मास कितना है NaCl का? 58.5। और वैलेंसी कितनी है? X फैक्टर कितना है? 1। तो 58.5 बाय में 1 × 965। इसको कैलकुलेट करना है जस्ट। अब तो कर लोगे, मतलब मेथड आप समझ लेना, कैलकुलेशन देखते रहना करके। कि अगर एक तो न्यूमेरिकल की टाइप थी हाउ मेनी कूलम, जब भी हाउ मेनी कूलम की बात आ जाए Q इज इक्वल्स टू NF लगेगा। और जब भी ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले W पे, तो W इज इक्वल्स टू ZIT होता है। I आपको करंट दे रखा होगा, टाइम आपको दे रखा होगा, Z होता है इक्विवेलेंट मास बाय में F। डन, कर लोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अभी हम करेंगे भी। ठीक है, तो ये था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसी के साथ सेकंड लॉ शुरू करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है, देखो बस कुछ नहीं कहता, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कही फैराडे के सेकंड लॉ ने। देखो क्या कहा फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है, आपने ना अलग अलग कंटेनर लिए हैं और अलग अलग कंटेनर के अंदर 2 रोड लगाई गई है और दोनों किस में हैं? सीरीज़ के अंदर हैं। और उसको पैक कर दिया सीरीज़ के अरेंजमेंट में, कर दिया। कहता है इसमें कोई मतलब सॉल्यूशन है, इसमें भी कोई सॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे है CuSO4, यहाँ पे है AgNO3। ठीक है, ये रोड है कॉपर की, ये रोड है सिल्वर की। ये क्या कहना चाहता है? कहता है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान आपने इलेक्ट्रोलिसिस को 2 अलग अलग कंटेनर के अंदर करवाया और दोनों में से स्टेडी करंट, एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, स्टेडी करंट। स्टेडी मतलब रुका हुआ करंट, स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब रुका हुआ करंट इसमें से सप्लाई करवा दिया। दोनों में से, दोनों सीरीज़ के अंदर हैं तो ऐसे पास होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या कहता है ये कहता है फैराडे का सेकंड लॉ, वेट ऑफ सब्सटेंस, जितना वेट डिपॉजिट या लिबरेट हुआ था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं आप कॉपर की तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस अगर आप बात कर रहे हैं सिल्वर की तो इक्विवेलेंट वेट किसका? सिल्वर का। ये क्या कह रहा है? ये रेशो क्या कह दिए? कहता है ये सीरीज़ के अंदर है ना, तो दोनों का जो अरेंजमेंट है, एक का वेट डिवाइडेड बाय दूसरे का वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट वेट पहले का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट दूसरे का। दोनों ऊपर कॉपर, यहाँ भी कॉपर, यहाँ सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर। ये था फैराडे का सेकंड लॉ कि जब दोनों 2 अलग अलग चीज़ों को आपने एक के अंदर बेंड कर दिया, किसमें? सीरीज़ के अंदर। जब आपने सीरीज़ के अंदर इस अरेंजमेंट को लगा दिया, फिर उसके बाद जब जितना कॉपर का वेट यहाँ डिपॉजिट होगा वो उसके किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय जितना सिल्वर का होगा वो उसके किसके बराबर होगा? सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है, फैराडे के 2 लॉ में से कोई भी एक लॉ आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, पूरे चांस रहते हैं। ठीक है,
तो एक बार दिखाना जरा नोट्स। फैराडे की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ। इट स्टेट्स दैट सेम क्वांटिटी, स्टेडी करंट का मतलब है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस लगा रहे हैं, कनेक्टेड इन अ सीरीज, सीरीज के अंदर आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, कहता है जितना वेट सब्सटेंस का प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के इक्विवेलेंट वेट के। समझ गए मेरी बात। अब ये उनके बीच में रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप किसने दिया, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, जो इसका कौन सा लॉ बना था, सेकंड लॉ। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी फैराडे लॉ की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्द ही।